ओके सो वेलकम वंस अगेन। और अभी हमारे पास जो डिस्कशन का टॉपिक है उसमें हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो हम न्यूमेरिकल की जो सीरीज़ पे चल रहे हैं उसी न्यूमेरिकल की सीरीज़ में आगे बढ़ते हैं। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हम de Broglie की बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आपसे लिखा गया है कि कैलकुलेट द de Broglie वेवलेंथ। मैं थोड़ा शॉर्ट हैंड में ऐसे लिख रहा हूँ, de Broglie वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो पहली बात तो ये हमें सर्किल कर लेना है। हुज काइनेटिक एनर्जी इज़, ओके, हुज काइनेटिक एनर्जी इज़, पहला दिया गया है कि 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, दूसरा दिया गया है कि 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तीसरा दिया गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस तरह से है। तो हमें de Broglie वेवलेंथ इन सिचुएशंस में कैलकुलेट करना है। फार्मूला इसके सॉल्यूशन के लिए हमने इससे पहले भी बात की है कि हमारे पास फार्मूला होता है कि लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 2m/e। ये हमारा फार्मूला होता है। यहाँ ई जो होती है हमारी एनर्जी होती है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ लेमडा आना है एंगस्ट्रॉम में, एच दिया होता है जूल सेकेंड में, मास दिया होता है किलोग्राम में, लेकिन आपको जो ई दिया गया है वो दिया गया है 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यही इस न्यूमेरिकल का कैच पॉइंट है कि हम सीधे यहाँ 500 नहीं इंसर्ट करेंगे, हमें 500 को किस में कन्वर्ट करना होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल की यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे जूल में दिया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए उसको 10⁻⁻19 से हम डिवाइड करते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब ई की वैल्यू अगर आपको निकालनी है जूल में तो 500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये हो जाएगा 16×5 = 80 और ये 2 जीरो हो जाएंगे, इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो 8 इंटू 10⁻⁻17 जूल। तो लेमडा की वैल्यू जो आप निकालोगे तो आपके पास फार्मूला होगा 6.62 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाई 2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। ई की वैल्यू कितनी रखोगे, 8 इंटू 10⁻17। ये आपको करना पड़ेगा। और इसकी वैल्यू जो आ रही है वो है 5.486 इंटू 10⁻11 मीटर। ये आपकी वैल्यू होगी, यानी कि जैसे करीब करीब इतना एंगस्ट्रॉम, हाफ एंगस्ट्रॉम ये होगा। उसी तरह से दूसरे पार्ट की बात करें तो दूसरे पार्ट में आपके पास क्या हो गया है, अब आपके पास ई की वैल्यू कितनी है, 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इसको जूल में कन्वर्ट करोगे तो 50 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये 80 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा, यानी 8 इंटू 10⁻⁻18 हो जाएगा। और यहाँ से लेमडा की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ रही है, वो आएगी, इसको फिर कैलकुलेट कर सकते हैं हम। यहाँ पर 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसको मैंने कैलकुलेट नहीं देखा है, तो चलो इसको आप देख लीजिएगा। यहाँ पर 10⁻17 18 का जो होगा। इसी तरह से तीसरा जो होगा उसमें हमके पास जो ई है वो है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यानी ये वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और इसका जो आएगा वो करीब 12.26 एंगस्ट्रॉम का आंसर आ रहा है। तो इस तरह से आपके पास आंसर कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर इस पूरे क्वेश्चन से आपको क्या चीज़ सीखनी है, सीखना ये है कि जो आपका ये फार्मूला होता है इसमें हम MKS सिस्टम के हिसाब से जूल और ये सब यूनिट रखते हैं। अगर आपकी एनर्जी दी गई है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों की यूनिट का एक नॉर्मलाइजेशन करना होगा। यूनिट आपको एक तरह की यहाँ पर रखनी चाहिए। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और दूसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द de Broglie वेवलेंथ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ de Broglie wavelength associated with the neutron associated with the neutron
विथ ओके विथ व्हाट विथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नो 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 नॉट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 510 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये देखो, इस तरह क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको न्यूट्रॉन के लिए बात की गई। कई बार क्या होता है, हमारे दिमाग में इलेक्ट्रॉन फंसा रहता है तो हम नहीं देख पाते किसी और पार्टिकल की बात हो गई है। तो रेशियो निकालना है, मतलब आपको पहले एनर्जी रखनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर एनर्जी रखनी है 510 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर दोनों की वेवलेंथ निकालनी है और उनकी वेवलेंथ का रेशियो लेना है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन का मास यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो जब आप बच्चों इसके सोल्यूशन के बारे में बात करोगे तो आपके पास फार्मूला तो वही है, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2me। ई की वैल्यू कितनी है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। दूसरा ये इवन है। दूसरा ई की वैल्यू कितनी है 510 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 510 गुणे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। आई होप एवरीवन इज एग्री विद दिस। नाउ आपका जो m है, m की वैल्यू कितनी होती है 1.67, इवन क्या है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम ये होती है। ये आपको याद रहे, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा। तो आपको लैम्डा 1 निकालना है। तो लैम्डा 1 निकालने का मतलब है आपको रखना होगा 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू E1। तो ये वैल्यू है 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन 2। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और ये सब कितना देगा, यहाँ से आपकी वैल्यू आ रही है 0.284 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से आ गया। ऐसे ही लैम्डा 2 रखोगे तो लैम्डा 2 की वैल्यू आपके पास आएगी 0.0126 एंगस्ट्रॉम। और आपसे कहा गया है कि इन दोनों का अंतर निकालो, तो 0.284 सॉरी 0.284 बटे 0.0126 और यही आएगा। और इसकी जो रेशियो है वो 22.54:1। इसको पूरे को करने के बाद ये आएगा। तो इस तरह से हमने एक चीज़ और यहाँ पर देख ली है। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, इसलिए तो कि थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। लिखा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द de Broglie वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैविंग द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस। नाउ दिस इज ट्विस्टेड क्वेश्चन। क्या कहा गया है, आपको रेशियो निकालना है। रेशियो किसमें, रेशियो ऑफ de Broglie वेवलेंथ ऑफ किसका, इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन। सबसे पहले प्रोटॉन की बात की, एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन, de Broglie वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन, मान लो उसको कहेंगे लैम्डा p, एंड de Broglie वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो कह देंगे लैम्डा e, ईच हैविंग काइनेटिक एनर्जी इज 20 MeV। आप कहोगे सर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो आप टोटल एनर्जी तो E होता है, आप काइनेटिक एनर्जी में 20 क्यों लिख रहे हो भाई। इस तरह के पार्टिकल जो होते हैं दे आर वेरी लाइट पार्टिकल, बहुत हल्के पार्टिकल होते हैं, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो ही उनकी एक तरह से टोटल एनर्जी के बराबर होती है। बिकॉज यहाँ पोटेंशियल एनर्जी या किसी तरह की फील्ड की हम बात नहीं कर रहे कि उसको कहीं ट्रैप करके रखा है, ऐसा कोई डिस्कशन नहीं है। तो हम एक तरह का एक तरह का कन्वेंशन है, हम ये ले रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो पार्टिकल है हमारा वो ऐसा है कि वो जो भी काइनेटिक एनर्जी है वही उसकी टोटल एनर्जी है, ऐसा नहीं कुछ हिडन उसका पोटेंशियल एनर्जी वाला कुछ हिस्सा उसके पास है। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमारे पास क्या रास्ता है बच्चों, इसके सोल्यूशन के लिए रास्ता ये है, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम होता है, और मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। ये दो चीज़ें तो आपको याद रखनी और ये दी रहेंगे, आपको सवाल में दिया रहेगा। अब हम आते हैं एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी पहली बात 20 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बच्चों मिलियन का मतलब होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल में कन्वर्ट करोगे तो 220 इंटू 10⁶ मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो ये हो जाएगा 32
गुणे 10⁻⁻13 जूल, है ना। 16 दूनी 32 और दशमलव हो गया तो 13, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। अब क्या कर सकते हैं, अब हम निकालेंगे लैम्डा पी। तो लैम्डा पी का मतलब है आपको रखना है h/√2mpe, यानी 6.62 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाई 2 मास ऑफ प्रोटॉन 167 इंटू 10⁻⁻27। ई कितना है 32 इंटू 10⁻⁻13। ये सब कुछ लैम्डा पी कितना देगा 6.4 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए जब आप रखोगे तो आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए आपका जो मास है ये 1.67 है, ये कितना हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31। बाकी और किसी में तो कुछ चेंज होना नहीं, एनर्जी दोनों के बराबर दी गई है। तो आपका जो लैम्डा ई होगा वो आएगा करीब करीब 2.74 इंटू 10⁻⁻13 मीटर। तो एक है -15 मीटर, एक -13 मीटर। अगर हम लैम्डा पी बाई लैम्डा ई कर देंगे तो ये आपका आएगा 1.43, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो आप देख रहे हो चूँकि इलेक्ट्रॉन हल्का है तो यहाँ फार्मूला जो होता है वो यही तो कह रहा है, अगर मास कम है तो उससे जुड़ा हुआ de Broglie वेवलेंथ ज़्यादा होगा, चूँकि एनर्जी सेम है। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन हल्का होता है तो उसकी de Broglie वेवलेंथ ज़्यादा होती है। वो आप देख रहे हो सेम एनर्जी पर जो प्रोटॉन की वेवलेंथ है de Broglie वेवलेंथ, और जो उससे जुड़ी हुई इलेक्ट्रॉन है उसकी de Broglie वेवलेंथ में 43 टाइम्स का अंतर है। दिस इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा 4। कंपेरेटिवली छोटा सा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक कंडीशन दी गई है, बस उसी कंडीशन को ही आपको बस समझ लेना है और बाकी काम हो गया। कंडीशन ये दी गई है, कैलकुलेट द de Broglie वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन। ठीक है, तो हमें de Broglie वेवलेंथ किसके के साथ एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन, एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन मूविंग, associated with proton moving with velocity equals to 1/20 of velocity of light। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, इस सवाल का कहना ये है कि एक प्रोटॉन है, ओके, एक प्रोटॉन है, तो यानी हमें मास ऑफ प्रोटॉन की बात करनी है। फिर उस मास ऑफ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन है उसकी वेलोसिटी कितनी है वो दी गई है c/20। तो c की वैल्यू मालूम है 3 इंटू 10⁻8 होता है अपॉन 20। तो आपके पास ये v है, तो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा होगा h/mv होगा। चूँकि मास ऑफ प्रोटॉन है तो mp लिख दिया, v कर दिया, तो ये जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और मास ऑफ प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। v कितना है 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 20। तो ये हो जाएगा 6.62 माइनस 34 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 3 इंटू 10⁻8 इंटू 20। कितना आएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू जो है वो हमारे पास है 2.643 इंटू 10⁻14 मीटर, 10⁻14 -14 मीटर, ये आपकी वैल्यू। तो देख रहे हो ना यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि जो वेलोसिटी है दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि कंडीशन के फॉर्म में हमारे सामने है। दिस इज़ अ नाइस क्वेश्चन। छोटा क्वेश्चन मे बी कंफ्यूजिंग फॉर समवन। एक और क्वेश्चन की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सो दैट द de Broglie वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ देम इज सेम एंड इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। आई थिंक दिस इज रिवर्स क्वेश्चन है, इससे पहले के जो क्वेश्चन आए हैं ये उसका रिवर्स क्वेश्चन है। रिवर्स क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट करवा रहे हैं, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी, यानी कि हमसे ई पूछवा रहे हैं। कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सो दैट कि लैम्डा ई
और lambda p is same and equal to 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इनका ये कहना है आपको कैलकुलेट करना है प्रोटॉन की इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, जबकि ये दिया गया है कि जो लैम्डा की वैल्यू है वो दोनों ही केस में 5000 एंगस्ट्रॉम आ रही है। जबकि एक प्रोटॉन भारी होता है इलेक्ट्रॉन से, तो भारी होने के बावजूद भी अगर प्रोटॉन की वेवलेंथ उतनी ही है जितनी इलेक्ट्रॉन की, तो इसका मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी में बहुत बड़ा अंतर हुआ होगा। कैसे? लॉजिक क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m ई ये होता है। हम कह रहे हैं अगर मास ज़्यादा है तो लैम्डा कम होगा, लेकिन मास अगर कम है और उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऐसा आ सकता है कि इसकी लैम्डा की वैल्यू कुछ हो सकती है। इलेक्ट्रॉन में क्या है? इलेक्ट्रॉन में मास अगर कम है तो इसका मतलब है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। प्रोटॉन में मास अगर ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंथ कम होगी, लेकिन प्रोटॉन की वेवलेंथ भी इलेक्ट्रॉन के बराबर, इसका मतलब डेफिनेटली उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर हम क्वेश्चन के बारे में थोड़ी एनालिसिस करें तो हमें उसके आंसर का एक ट्रेजेक्टरी, एक संभावित ट्रेजेक्टरी हमें मालूम हो सकती है। तो इसकी सहायता से क्या होगा कि हम किसी भी स्टेज में अपने क्वेश्चन में किसी तरह कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है कि नहीं, इसको भी एक तरह से जज कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास होता है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2m ये है। तो यहाँ से आपका ई क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर 2m ई। यहाँ से ई क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर 2m लैम्डा स्क्वायर। तो पहले तो हमें प्रोटॉन निकालना है, तो प्रोटॉन के लिए हो जाएगा एच स्क्वायर 2 मास ऑफ प्रोटॉन लैम्डा स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻34 का होल स्क्वायर, और 2 मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.67 इंटू 10⁻27। लैम्डा कितना है? लैम्डा है 5 इंटू 10⁻7 का होल स्क्वायर। ये सारी वैल्यू है। इसकी जो वैल्यू आपके पास आएगी तो वो कितना होगा? 5.248 इंटू 10⁻28 जूल ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? एच स्क्वायर 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लैम्डा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू बच्चों जो आएगी वो आ जाएगी 9.63 इंटू 10⁻25 जूल। तो इस तरह से हमारे पास एनर्जी जो है, आप देख रहे हो कि इसकी एनर्जी, इसकी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है और उसी कंपैरिजन में जो प्रोटॉन की एनर्जी है वो हमने देख लिया, क्योंकि वहाँ प्रोटॉन का मास ज़्यादा है तो उस हिसाब से एनर्जी उसकी बैलेंस हो जा रही है, और इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उस हिसाब से उसकी एनर्जी बैलेंस हो जा रही है। सो दिस इज़ हाउ वी मे कैलकुलेट दिस थिंग। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 6 है ना? अगला क्वेश्चन क्या होगा? 6। अगले क्वेश्चन में हम बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, क्योंकि एनर्जी के कई तरीके से हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, तो एक थर्मल का भी हिसाब होता है। मतलब ये होता है कि जैसे हमने कहा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m ई। मान लो E जो है वो 3/2 kT है। 3/2 kT मतलब है ये थर्मल एनर्जी का मामला है यहाँ पर। तो लैम्डा उसकी वजह से क्या होगा? H अपॉन √2m 3/2 kT, 2 कैंसिल तो जाएगा H अपॉन √3m kT, ये फार्मूला हो जाएगा। तो कैलकुलेशन अब यहाँ पर हमारे पास इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है। सवाल ये है कि क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट द रेशियो ऑफ de Broglie wavelength of hydrogen atom and helium atom at room temperature, ठीक है, at room temperature when they moves with thermal velocities,
ठीक है, यहाँ से क्लू दे दिया गया है कि हम थर्मल एनर्जी की बात करने वाले हैं। उसके बाद क्या दिया गया है, और फिर क्वेश्चन दिया गया मास ऑफ हाइड्रोजन जो है वो है 1.67 इंटू 10⁻⁻20 और मास ऑफ हीलियम जो है वो कितना दिया गया है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियॉन्स की बात हो रही है, 4 प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास एक ही इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये जाएगा 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 ये हो गया। रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 300 केल्विन हो जाएगा। और यहाँ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की आवश्यकता पड़ेगी जो है 1.376 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, इतना कुछ दे दिया गया है। तो फॉर्मूला यही है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द de Broglie वेवलेंथ ऑफ द हाइड्रोजन एटम एंड हीलियम एटम एट अ रूम टेम्परेचर। तो यानी कि आपको पहले हाइड्रोजन के लिए निकालना है, तो जाएगा H/√3 मास ऑफ हाइड्रोजन के और टी की वैल्यू मालूम है, तो ये हो गया 6.62 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 1.376 इंटू 10⁻⁻23 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इंटू 300। तो लेमडा फॉर हाइड्रोजन भाई कितना आ रहा है 1.456 एंगस्ट्रॉम। ऐसे ही हीलियम के लिए लोगे, तो हीलियम के लिए लोगे तो H/√3 मास ऑफ हीलियम KT हो जाएगा, और इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो 0.728 है। कम क्यों हो, चूँकि मास ज़्यादा होता है हीलियम का, इसीलिए उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है वेवलेंथ ऑफ हाइड्रोजन वेवलेंथ ऑफ हीलियम लोगे तो ये कितना हो जाएगा 1.456 डिवाइडेड बाई 0.728। अब देखो 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, तो ये एक तरह से दुगना है 2:1। तो लेमडा for de Broglie wavelength for hydrogen and de Broglie wavelength for helium is basically 2:1। तो उनके जो वेवलेंथ है, उनके एसोसिएटेड जो de Broglie वेवलेंथ है उसमें इस तरह से 2 गुने का अंतर होगा। ठीक है, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई है मेरे ख्याल से। और de Broglie वेवलेंथ पे और तो de Broglie वेवलेंथ है, पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है आपको, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमने पोटेंशियल डिफरेंस को भी बात किया है, ईवी के बारे में बात किया है, हमने बात किया है आपका एक और क्वेश्चन था, खैर एक चीज़ और, एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं। एक मतलब कैलकुलेशन सिंपल है लेकिन थोड़ा सा यूनिकनेस उसमें ये है, आपसे कहा जा रहा है कि कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट द de Broglie वेवलेंथ ऑफ वायरस। एक वायरस को हम कह रहे हैं ऑफ de Broglie वेवलेंथ ऑफ वायरस ऑफ मास। वायरस का जो मास है वो है 10⁻⁻15 किलोग्राम, और वो मूव कर रहा है 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। 10⁻³ मतलब 2 मिलीमीटर पर सेकेंड वो चल रहा है, तो 2 मिलीमीटर हर सेकेंड में 2 मिलीमीटर वो घिसट जा रहा है, ऐसा रेंग ही रहा है वो। तो इसके लिए de Broglie वेवलेंथ क्या होगा, तो लेमडा इक्वल टू होगा H/√, ये तो सिंपल से मास की बात, इसको ऐसे लिखा जाएगा, ये हो जाएगा H/mv, तो हो जाएगा 6.62 इंटू 10⁻⁻34 10⁻⁻15 किलोग्राम इंटू 2 इंटू 10⁻⁻3। तो इसकी जो वैल्यू होगी 3.315 इंटू 10⁻⁻16 मीटर। अच्छा ये देखो, ये जो वैल्यू है, अगर हम इसको ऐसे लिखें तो 0.013453315 एंगस्ट्रॉम होगा। तो यानी कि जो हमारा वायरस है, जो कि भले ही बहुत छोटा है, हमारे हिसाब से बहुत छोटा है, और उसका मास बहुत कम है, तो बहुत मास कम है तो बहुत छोटा ही होगा, लेकिन जब ये मूव कर रहा होगा तो इससे जुड़ा हुआ वेवलेंथ जो होगा de Broglie वेवलेंथ बहुत छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते या उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे जो वायरस होते हैं दे आर गोइंग टू शो द क्वांटम इफेक्ट। हाँ, यही अगर 3 एंगस्ट्रॉम होता या 0.3 भी होता तो भी हम क्वांटम इफेक्ट देख पाते। तो वायरसेस या इस तरह के छोटे ऑब्जेक्ट जो हैं वो क्वांटम इफेक्ट नहीं शो कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वेरी स्मॉल de Broglie वेवलेंथ वैल्यू।
इतनी की वो किसी इफेक्ट के लिए नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो होते हैं, आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को बारे में बात करो तो उनकी देखो उनकी वेवलेंथ कितनी निकल रही है। प्रोटॉन के लिए 1.45, हीलियम के लिए 0.72, तो ये भी ठीक ठाक है और ये भी इफेक्टिव है, जो कि क्वांटम इफेक्ट को शो करने के हिसाब से इफेक्टिव है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ थ्योरी। और आप लोगों को आप लोगों का जो एग्ज़ाम है उसमें इस चीज़ को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। इससे बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड से क्वेश्चन बनते हैं, दे आर, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से स्कोरिंग होते हैं। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ओके।